नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश की पहली महिला शिक्षक जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के संघर्ष में बिता दिया, सावित्रीबाई फूले के बारे में। कहा जाता है कि शिक्षा किसी भी देश या समाज का आधारभूत ढांचा है। जिस देश में शिक्षा का स्तर जितना अच्छा होगा, वह देश उतनी ही जल्दी विकास और प्रगति करेगा। यह भी माना गया है कि शिक्षा से मनुष्य के संपूर्ण जीवन का विकास होता है। शिक्षा किसी भी मनुष्य के संपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब भी होती है और वह उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित भी करती है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के बारे में। यह उस समय की बात है, 19वीं शताब्दी, जहां भारत राजनीतिक गुलाम होने के साथ साथ सामाजिक गुलाम भी था। उस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। कहा जाता है कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त था। सावित्रीबाई फूले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव नामक एक छोटी सी जगह पर हुआ था। यह बचपन से ही शिक्षा दीक्षा में गहरी रुचि रखती थी। इन्होंने अपने पति श्री ज्योतिबा फूले के साथ शिक्षा ग्रहण करी और समाज सुधार के बहुत सारे कार्य किए। जब ये 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह कर दिया गया था। उस समय ज्योतिबा फूले भी सिर्फ 3री कक्षा तक पढ़े थे और यह अनपढ़ थी। अब यहाँ पर यह सोचना जरूरी है कि ऐसे समाज में जहाँ महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ही प्राप्त नहीं था, जहाँ यह माना जाता था कि महिलाओं के लिए शिक्षा आवश्यक ही नहीं है, शिक्षा पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार है, इन्हें महिलाओं को समाज के साथ जोड़ने में, समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। एक स्त्री जिसका 9 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है, जो तब तक अनपढ़ है, वो किस तरीके से संघर्ष करते हुए ऊपर उठी होगी। न केवल स्वयं ही ऊपर उठी होगी, बल्कि उसने समाज की प्रताड़ित और शोषित वर्ग को भी ऊपर उठाने का कार्य किया होगा। इनके बारे में एक किस्सा बहुत प्रचलित है कि एक बार यह बहुत छोटी आयु में इन्होंने अंग्रेजी की एक पुस्तक निकालकर पढ़ने का प्रयत्न किया। तभी इनके पिता ने इन्हें डांटा और कहा कि शिक्षा प्राप्त करने पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार है। कहा जाता है कि उस छोटी सी सावित्रीबाई फूले ने ही अपने मन में ठान लिया था कि वह शिक्षा प्राप्त भी करेंगी और इसका अधिकार अन्य स्त्रियों, महिलाओं, शोषित व दलित वर्गों को भी दिलवाएंगी। विवाह उपरांत इन्होंने अपने पति श्रीमान ज्योतिबा फूले से ही शिक्षा ग्रहण करी और अपने पति के साथ मिलकर अनेक समाज सुधार के कार्य किए। इन्होंने महाराष्ट्र के पुणे जिले में 18 विद्यालयों की स्थापना करी जो सिर्फ महिलाओं को शिक्षा देते थे। इन्होंने बलात्कार पीड़ित महिलाओं के लिए निकेतन और गृहों की स्थापना करी। इन्होंने अनेक शोषित वर्गों के लिए सुधार किए। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, जिसमें विधवाओं के पुनर्विवाह का प्रस्ताव रखा गया और पहला विधवा पुनर्विवाह 25 दिसंबर 1873 को किया गया। ज्योतिबा फूले की मृत्यु के पश्चात सावित्रीबाई फूले सत्यशोधक समाज की अध्यक्षा बनी और इन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाया। इनके बारे में एक किस्सा और भी प्रचलित है कि स्कूल जाते समय जब ये स्कूल जाया करती थी, क्योंकि ये पहली महिला शिक्षक थी और ये महिलाओं के शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। पुरुष प्रधान समाज ये नहीं चाहता था कि ये शिक्षा ग्रहण करें या लोगों को शिक्षा दें। तो जब ये स्कूल जाया करती थी तो इनके ऊपर लोग गोबर फेंक दिया करते थे। इन्होंने उसका भी हल निकाला। यह अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी रखकर ले जाती थी और स्कूल जाकर उसको बदल लिया करती थी। तो इसी से आपको समझना चाहिए कि इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा महिलाओं की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए। वह न केवल सावित्रीबाई फूले न केवल एक प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाएंगी, बल्कि वह एक समाज सुधारक के रूप में, जिसने दलित, शोषित व पीड़ित वर्गों के लिए आजीवन संघर्ष किया के रूप में जानी जाती रहेंगी। 1897 में इनकी मृत्यु हुई और वह भी प्लेग नामक महामारी के कारण हुई। यह प्लेग महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा किया करती थी और उसी सेवा के दौरान ही यह खुद भी महामारी की चपेट में आई और इनकी मृत्यु हो गई। मैं सावित्रीबाई फूले को अपना नमन देना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ महिलाओं को आज तक की स्थिति में पहुँचाने के लिए उनका जो भी योगदान रहा और उन्होंने जो भी संघर्ष किया। धन्यवाद।